रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पकड़े जाने का खदशा था। मुझे परेशान देखकर कश्मीरी मुसलमान ने पूछा, लाला जी तुम कहाँ से आए हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी मलीरकोटला से आ रहा हूँ। पंजाबी हिंदू हूँ, मौलवी साहब के लिए एक ज़रूरी पैगाम लाया था। अब मेरा यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है, तुम मेरे डेरे पर आ जाओ, रात गुजार कर सुबह वापस चले जाना। जी तो बहुत चाहता था मगर अकल रोक रही थी, इसलिए बेहतर यही था कि अंधेरा होने का इंतजार किया जाए। फिर जो बटाला से आखिरी बस या ट्रक अमृतसर की तरफ जा रहा हो उसमें बैठ जाऊं। हो सकता है कि रात को चेकिंग से बच जाऊं। मैंने उसी अंदाज में अमल करने का फैसला कर लिया और कश्मीरी मुसलमान से कहा, आपका धन्यवाद, मैं रेलवे स्टेशन जाता हूं, हो सकता है कि कोई मालगाड़ी अमृतसर जाती हो, ड्राइवर से कहकर उसमें बैठ जाऊंगा। ये कहकर मैंने नमस्कार किया और खामोशी से चल दिया। मैं तेज तेज चलता हुआ गली से निकलकर बाजार में आ गया। मुझे अपने ऊपर उस चूहे का गुमान हो रहा था जो एक बहुत बड़े पिंजरे में जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हो। दिन ढलने लगा था, धूप फीकी पड़ गई थी। बटाला के बाजार बड़े भरे हुए और पुरशोर थे। ज्यादा आबादी सिखों की थी, हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। यहाँ मुझे पुलिस का कोई वर्दीपोश सिपाही दिखाई देता, मैं गन्नी कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाता। रेलवे स्टेशन जाने की बजाय मैं कस्बे के जनूब में वाक़या एक चाय की दुकान में बैठ गया। ये एक सिख का होटल था। होटल में बहुत से लोग सर्दी से बचने के लिए बैठे चाय पी रहे थे, उनमें सिख भी थे और हिंदू भी थे। मैंने गर्म ऊनी मफलर सर पर लपेट रखा था और हुलिये से कोई कलर लगता था। ये एक गैर मसरूफ सा इलाका था, यहाँ पुलिस का सिपाही भी कहीं नहीं था। वहाँ बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मैं मुंतजिर था कि जरा अंधेरा फैले तो वहाँ से निकलूं। रेडियो पर खबरें नशर होने लगी। इन खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और भारतीय फौजों को अपने मुल्क की सलामती के लिए चौकस रहने की हदायत कर दी गई है। ये मेरे लिए बहुत ही मायूस कुन खबर थी, क्योंकि इस तरह से सरहदों पर भारतीय फौज आ जाएगी और बॉर्डर क्रॉस करना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं खामोश बैठा चाय पीता रहा। अब जल्द अज जल्द करोंडिया से मिलना जरूरी हो गया था। अंधेरा गहरा हो गया तो मैं होटल से बाहर आ गया और बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। उस स्टैंड पर काफी रश था। एक बस भर चुकी थी, मुझे भी उस बस में जगह मिल गई थी। बस अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। बस स्टैंड पर कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वीर का और मजेठ के कस्बे आए और गुजर गए तो दूर से अमृतसर की रोशनियां झलमलाती नजर आना शुरू हो गईं। बस अमृतसर शहर के रामबाग के चौक वाले बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर के माहौल का जायजा लिया। रात हो जाने और सर्दी की वजह से वहां कोई सिपाही मौजूद न था। बस से उतरकर मैं रामबाग बाजार की तरफ चल पड़ा। इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अब करोंडिया स्मगलर से सामना होने वाला था, जिसका मैं 5000 रुपए चोरी करके भाग गया था। वो मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा और मुझ पर तशद्दुद भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका राज भी मेरे पास महफूज था। मैं उसके होटल के सामने पहुंचा। वो काउंटर पर बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। मुझे देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने गूंगे की अदाकारी करते हुए यूं ही वहां की और होटल की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने मुझे वहां गूंगा भांजा मशहूर किया हुआ था। मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर पलंग पर बैठा ही था कि वो आ गया। बेहद गुस्से में था। आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, चोर की औलाद, मेरे रुपए चुरा कर कहाँ भाग गया था? मैंने उसका हाथ झटक दिया और पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम्हारे लीडर के पास मेरे फेरे के 10,000 रुपए मौजूद हैं। तुम अपने 5,000 रुपए उससे वसूल कर सकते हो। मैं तुम्हें कागज पर लिख कर दे देता हूँ। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। मगर तुम्हें रुपए चुराने की क्या जरूरत थी? तुम कहाँ फरार हो गए थे? तुम्हारे बारे में किसी को कुछ मालूम तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। मगर तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें यहाँ से फरार होने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अकेले बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे? नहीं, मैं एक जरूरी काम से दिल्ली चला गया था। उससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो गौर से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो एक स्मगलर था और पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। उसकी जगह कोई दूसरा पाकिस्तानी होता तो शायद मैं उसे सब कुछ बता देता।
मैंने कह दिया है कि मैं एक ज़रूरी काम से दिल्ली चला गया था, अब वापस आ गया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर बोला, कमबख्त, तूने मेरी रूह फना कर दी थी। मैंने ये दिन कांटों पे गुजारे हैं। हर वक्त गिरफ्तार होने का धड़का लगा रहता था। एक तो तुम ना तजर्बाकार हो, ऊपर से तुम्हारे पास शनाख्ती निशान तक नहीं, और सीधे दिल्ली की तरफ निकल गए। तुम्हें मालूम नहीं था कि भारत के सियासी हालात क्या हैं। जगह जगह CID फिर रही है। मैंने उसे बताया कि अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मुझे बॉर्डर क्रॉस करा दो। वो भड़क कर बोला, अब तो तेरा बाप भी तुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकता। बॉर्डर पर फौज आ गई है, हमारा सारा काम ठप होकर रह गया है। मुझे किसी खुफिया रास्ते से निकाल दो। वो तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। सब खुफिया रास्ते बंद हैं, गोली खानी है तो बॉर्डर पर चले जाओ। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से गूंगे बनकर यहीं बैठे रहो। हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अभी कोई बड़े से बड़ा स्मगलर भी ये खतरा मोल नहीं ले सकता। वो ठीक ही कह रहा था। मुझे उम्मीद थी कि करौंडिया मुझे बॉर्डर क्रॉस करा देगा, लेकिन अब जो उसने भी मायूसी का इजहार किया तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक पिंजरे में कैद हो गया हूँ, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अमृतसर में ये अफवाह भी गश्त कर रही है कि पाकिस्तानी कमांडोज मशरकी पंजाब में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में कोई बहुत बड़ा धमाका किया है, और हमें भी बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। तुम भी होटल से ज्यादा दूर मत जाना। ये बताओ कि मेरे 5000 में से कुछ बचा भी है कि नहीं। मैंने कहा 100 के करीब रुपए बचे हैं। 5000 में से सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। तुम वहां अयाशी करते फिरे। फिर वो मुठ्ठियां पिंच कर बोला, लीडर ने क्या मुसीबत मेरे पास भेज दी है। अच्छा, मुझे कागज पर लिख दो कि तुमने अपने फेरे के 5000 रुपए वसूल कर दिए हैं। लिख दूंगा, मैंने बेनियाजी से कहा। मैं गूंगा बनकर ज्यादा दिन उस स्मगलर के पास नहीं रह सकता था। उस वक्त भी मैं भूल कर बोल सकता था और मामला खराब हो सकता था, लेकिन मेरे लिए अभी पाकिस्तान का दरवाजा बंद था। मिशन मुकम्मल करने के बावजूद मैं अपने वतन नहीं जा सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली से बजरिया तैयारा या बम्बई से बजरिया बहरी जहाज पाकिस्तान चला जाऊं? मैंने पूछा। वो तल्ख लहजे में बोला, वहां तुम्हारा कोई मामा नहीं बैठा हुआ जो बगैर पासपोर्ट वीजे के जाने देगा। दोबारा ऐसा ख्याल दिल में लाए तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। बस इस कमरे में पड़े रहो। पासपोर्ट वीजे के ख्याल से अचानक मुझे भारत में पाकिस्तानी सफारत खाने का ख्याल आ गया। मैं किसी तरह दिल्ली पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंचकर अपने मुल्क के सफीर से बात करूं और उसे अपनी दिल आजारी सुनाऊं, तो वो जरूर मेरी मदद करेगा और मुझे पाकिस्तान पहुंचा देगा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई। मैंने अमृतसर जाकर पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात करने का फैसला कर लिया। मैंने करौंडिया को मुतमईन करने के लिए कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मैं इस होटल से बाहर नहीं जाऊंगा। वो चला गया और मैं वहां से फरार होकर दिल्ली जाने के बारे में गौर करने लगा। रात को खाना खाकर मैं उसी कमरे में पलंग पर पड़ा सोचता रहा कि मेरे पास सिर्फ 70-80 रुपए हैं। क्या इन रुपयों से काम चल जाएगा? जाहिर है करौंडिया अब मुझे एक पाई भी नहीं देगा। मैंने ये फैसला कर लिया कि इन्हीं रुपयों से काम चलाऊंगा। दिल्ली पहुंचकर एक बार पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात हो गई तो पैसों की जरूरत ही न रहेगी। वहां मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा और मुझे बजरिया हवाई जहाज वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरे दिलो दिमाग पर मायूसियों की जो बादल छाए थे वो छुट गए और मैं सो गया। इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।